इतना बड़ा थ्रेट हमारी आंखों के सामने है और हमें अपनी जिंदगी में फेस करना है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बाय 2050 इंडिया और पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं होंगे कि यहाँ पे नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सके। पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज हु आर मोस्ट अफेक्टेड। तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा तबाही करने वाला। जी जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट को अवॉइड कर लिया। सिर्फ एक महीना पहले तक हमें लग रहा था कि शायद दोनों ममालिक किसी न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पे मसले पैदा हो सकते हैं, दुनिया में खतरे की घंटी बजाई जा चुकी थी। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ट्रंप साहब हीरो बन के सामने आते हैं, एक ट्वीट करते हैं और इंडिया और पाकिस्तान जंगबंदी पर राजी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी, बहुत बड़े नुकसान को अवॉइड कर लिया गया। न्यूक्लियर वॉर इज द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू दीज कंट्रीज। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो ये कंट्रीज अभी भी फेस कर रही हैं, और ये वो थ्रेट है जिसे किसी ट्वीट से खत्म नहीं किया जा सकता, जिसे सालसी से खत्म नहीं किया जा सकता, जिसके लिए जितनी मर्जी एफर्ट कर ली जाए, जितने मर्जी एग्रीमेंट्स कर लिए जाएं, ये थ्रेट नहीं खत्म हो सकता। ये थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग का। ये इतना बड़ा थ्रेट है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बाय 2050 इंडिया और पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं होंगे कि यहाँ पे नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सके जैसे हम पहले गुजारते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि एयर क्वालिटी के इतने बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं कि जो लोग थोड़े से भी मसाइल का शिकार हैं किसी हेल्थ कंडीशन में, तो वो उनके लिए तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हुआ है। लेकिन 2050 तक एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसे कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी जिंदगी गुजारना मुश्किल होने वाला है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, कौन इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, पाकिस्तान और इंडिया में क्या तबाही फिर सकती है इनकी वजह से, और लास्टली कि हम लोग क्या कर सकते हैं सारे मामले में, इस सब पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जी पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन कितनी है इस सारे मामले में। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है लेस देन 1%, जबकि इसके मुकाबले में यूएसए, चाइना और यूरोप जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उनकी उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन की। लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान इज कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 1%, पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज हु आर फेसिंग द मोस्ट थ्रेट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑलरेडी हमने देखा है कि पूरी दुनिया में ही बड़े लेवल पे मैस माइग्रेशंस हो रही हैं, फ्लडिंग्स हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल शॉर्टेजेस हैं, वाटर शॉर्टेजेस हैं, इकोनॉमिक लॉस है, वाइल्ड फायर्स हैं, फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है, और इसके अलावा पॉलिटिकल क्राइसिस भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको हैं? ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्लैनेट्स ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर इन रीसेंट डेकेड्स। यानी पिछले कुछ दहाइयों में पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी आप इमेजिन करें कि जैसे अभी मई के महीने में आज 25 मई को ये टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट नेक्स्ट ईयर 25 मई को जो टेम्परेचर होगा वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर हर साल उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम प्री इंडस्ट्रियल डेटा को देखें जो 1880 से 1920 के दरमियान कलेक्ट किया गया, उसे साइंटिस्ट बेसलाइन के तौर पे मानते हैं, और उसके बाद से अब तक जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है वो 1.2 डिग्रीज है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1.2 डिग्रीज का तो कोई खास इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत छोटी अमाउंट है। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर आपने सिर्फ एक कमरे को ही 1 डिग्री ज्यादा गर्म करना हो तो आपको कुछ ना कुछ हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया का आपने एक टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा करना है, तो किस लेवल पे आपको हीट की या किस लेवल पे एनर्जी की जरूरत होगी इस सब को इंक्रीज करने के लिए। तो 1 डिग्रीज बहुत ज्यादा मैटर करता है, और अगर 3 से 4 डिग्रीज का डिफरेंस पैदा हो गया तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। तो अब तक हम 1.2 डिग्रीज बेस लाइन से ऊपर आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज है जिसके मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज पूरी दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं। हैरानी और परेशानी की बात यह है कि रेट ऑफ इंक्रीज भी मुसलसल बढ़ रहा है। यानी पहले हर 10 साल में 0.18 डिग्रीज का फर्क पड़ रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ डेकेड्स में 0.26 डिग्रीज तक ये रेट जंप कर चुका है। यानी अब हर 10 साल बाद ये इंक्रीज भी मुसलसल ज्यादा होना शुरू हो गया था। तो अगर हमने पिछले 100 साल में दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्रीज बढ़ाया है, तो ये मुमकिन है कि अगले 100 साल में हम 3 या 4 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस पैदा कर दें, और ये बहुत बहुत कैटेस्ट्रोफिक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में जो सबसे क्रिटिकल गैसेज हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। जब हम फोसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कार्स चलाने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, तो इस सब में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मीथेन रिलीज होती है। ये गैसेस बहुत क्रिटिकल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि सूरज की तरफ से आने वाली हीट जमीन की सरफेस से बाउंस बैक हो जाती है, कुछ हीट एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब होती है और हर तरफ रेडिएट होती है। लेकिन अगर इन गैसेस की मिकदार बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो ये बहुत सारी हीट को ट्रैप कर लेते हैं, बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग को ट्रैक करना है तो सबसे बेहतर डेटा है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करने का।
अगर हम हवा में मौजूद CO2 को ट्रैक करें तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लैनेट किस हिसाब से गर्म हो रहा है। ये जो ग्राफ आप अपने सामने देख रहे हैं इसे कीलिंग कर्व कहा जाता है। इस यही हमें बताता है कि हवा में मौजूद CO2 की मिकदार कितनी बढ़ गई है, जिसे हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे नीचे टाइम में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कभी भी 300 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं रही है, यानी अर्थ अपने मुख्तलिफ अदवार में से गुजरी है लेकिन कभी भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इस खास पॉइंट से ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन इंसानों की एक्टिविटीज़ के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये ग्राफ अब मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने 2016 में ये ग्राफ अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। उस वक्त हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 407 पार्ट्स पर मिलियन थी, लेकिन आज ये कॉन्सेंट्रेशन 430 पार्ट्स पर मिलियन पे जा चुकी है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये अलार्मिंग इसलिए है कि 2015 में बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये डिक्लेयर किया था कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। हमें इस खतरे को किसी तरह ख़त्म करना है। अगर ख़त्म नहीं भी कर सकते तो जहाँ पे है इसको यहाँ तक रोकना है। और दो बहुत की फैक्टर्स इस मुआहदे में शामिल थे। पहला तो ये कि हमें ग्लोबल वार्मिंग एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्रीज तक रोकना है। हमने 1.5 डिग्री से ज़्यादा दुनिया को गर्म नहीं होने देना। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे 450 पार्ट्स पर मिलियन तक रोकना है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि 2016 से लेके अब तक ऑलरेडी हम 407 से 430 पार्ट्स पर मिलियन तक आ चुके हैं। तो इट इज़ वेरी लाइकली कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स we will cross the 450 parts per million barrier and also the 1.5 degrees barrier। और ये एक बहुत बड़ा मसला दुनिया के लिए हो सकता है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज हु आर मोस्ट अफेक्टेड, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा तबाही फिरने वाली है। अब क्या क्या चीज़ें हमारे सामने होने वाली हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो पाकिस्तान में हीट वेव्स बहुत शदीद आएंगी। सिंध और पंजाब में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हर साल हीट वेव्स की वार्निंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो सिंध और पंजाब तो बहुत बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं। उसके बाद जैकोबाद दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार किया जाने लगेगा। और इस सब में आप देखेंगे पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन बाहर काम करती है, आउटडोर्स में काम करती है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं। उनके लिए तो अनबेरेबल हो जाएगा कि वो दोपहर में बाहर निकल सकें। ऑलरेडी दुनिया के जो गर्म तरीन इलाके हैं जैसे UAE है या अरब की कुछ रियासतें हैं, वहाँ दोपहर में काम करना वैसे ही अलाउ करना बंद कर दिया गया हुआ है। तो पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ आप दोपहर को काम कर सकें। गरीब लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है ग्लेशियल मेल्टिंग का, क्योंकि पाकिस्तान में 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। दुनिया में पोलर रीजन्स के अलावा किसी भी जगह पे ये सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमें पता है बहुत सारी फ्लडिंग होती है, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और ओवरऑल जो समंदर का लेवल है वो भी बढ़ता है। तो कोस्टल एरियाज तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट नुकसान जो होगा वो ये होगा कि स्टॉर्म्स यानी तूफान और फ्लडिंग बहुत ही ज़्यादा सवेर हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि 2022 की फ्लडिंग बहुत सवेर थी। तो अब हर गुजरते साल के साथ साथ ये मज़ीद ज़्यादा सवेर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो लोग लो लेइंग एरियाज़ और जो फ्लड प्रोन एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत बहुत बड़ा मसला बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि कहत में बहुत इजाफा होगा, पानी की किल्लत होगी। ऑलरेडी सिंध जैसे इलाके बहुत सवेर किस्म के ड्रॉट्स और वाटर स्कैरसिटी का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये अब मुसलसल बढ़ते ही जाएंगे। इसी तरह एक और बहुत बड़ा मसला एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। तो वो बहुत ये साइकिल एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। वेदर पैटर्न्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। फार्मर्स बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमने क्रॉप्स को किस तरह मैनेज करना है। फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लें कि ये किस लेवल पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह हेल्थ रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो लोग ऑलरेडी ऐसी कंडीशंस का शिकार हैं, जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो तो वैसे ही हीट को ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते। तो उनके लिए तो बहुत बड़े मसले पैदा होने वाले हैं। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि बहुत सारे हेल्थ रिस्क जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। मॉस्किटोज जो हैं उनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा पैदा होंगी।
रेस्पिरेटरी डिजीजेस पैदा होगी तो हेल्थ रिस्क तो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक लॉस का, यानी जब भी फ्लड्स आते हैं, हेल्थ रिस्क होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉर्टेजेस होती हैं, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है, तो सबसे पहले मुल्क की ओवरऑल जीडीपी को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, लोगों की इनकम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बिजनेसेस डिस्टर्ब होते हैं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बाय 2070 पाकिस्तान की ओवरऑल जीडीपी 21.1% तक गिर सकती है। दिस इज अ मैसिव मैसिव इकोनॉमिक लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब लास्टली हम इस सब मामले में क्या कर सकते हैं? जैसे हमने पहले देखा कि पाकिस्तान की अपनी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही कम है, इसी वजह से इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ भी एफर्ट कर लें उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं निकलेगा। हम नेशनल लेवल पे भी कोई एफर्ट कर लें तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ कुछ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब फ्लडिंग आती है तो हम बेहतर पॉलिसीज बना सकते हैं, बेहतर प्लान्स बना सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने में हम लोग कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे पहले तो उन्हें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी कैंपेन्स चल रही हैं, बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा है गवर्नमेंट्स पे, लेकिन ट्रंप जिस तरह खुलेआम इस सबको फ्रॉड कह रहे हैं, इसको चाइनीज कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग सूरत हाल है इंटरनेशनल लेवल पे। तो एज ए इंडिविजुअल हम लोग सिर्फ जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के उसको किसी तरह कम से कम कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। हम उन एरियाज में रहाइश अपना सकते हैं जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट कुछ कम हो। बिजनेसेस डेवलप करने से पहले ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं उनको भी कंसिडरेशन में लेकर आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो पाकिस्तान को भी IMF की तरफ से $1.4 बिलियन का क्लाइमेट रिजिलियंस फंड मिला है, बल्कि फंड भी नहीं है, लोन मिला है जो उन्हें किस्तों में दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त 22 बिलियन से 27 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है, और किसी लोन्स की सूरत में नहीं, ग्रांट की सूरत में, उन्हें हेल्प की सूरत में, ये पाकिस्तान को एड की सूरत में ये पैसे चाहिए। इसी तरह अगर हम, ये तो पाकिस्तान का एस्टिमेट है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के एस्टिमेट लगाएं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को 215 बिलियन से 400 बिलियन डॉलर्स तक की ज़रूरत है। तो इस लेवल पे बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है अगर हमने क्लाइमेट क्राइसिस को सिर्फ फेस करना है। अगर ख़त्म करने की बात की जाए तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये सारा एक मसला हमारे सामने है। न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट को अवॉइड कर लिया गया है, लेकिन ये जो इतना बड़ा थ्रेट हमारी आंखों के सामने है और हमें अपनी ज़िंदगी में फेस करना है, हमारे बच्चों को फेस करना है, इस थ्रेट के बारे में हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, अपनी डिस्कशंस में इसको लेकर आना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेकर आना चाहिए। ऑलरेडी इंटरनेशनल कैंपेन्स चल रही हैं, उनमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, तो शायद हम कोई डिफरेंस पैदा कर सकें।